हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने संधारित्रों के श्रेणी क्रम व समांतर क्रम के संयोजन पढ़ा था। अब अपन समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित कुछ एक उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण अपने को ये दे रहा है, ये कि त्रिपद संयोजन दे रखा है। अपने को ये कह रहा है कि P व N के मध्य अपने को तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो P व N, ये बिंदु P और ये N है, इसके मध्य में अपन देखें तो तीन संधारित्र अपने पास यहाँ जुड़े हुए हैं। अपने को सबसे पहले पहचान ये करनी है कि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समांतर क्रम में जुड़े। अब जैसा कि चित्र अपन देखते हैं, इस चित्र में अपने को देखने में पता चल रहा है कि C1 और C2 संधारित्र तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जबकि ये C3 संधारित्र है वो इन दोनों के संयोजन के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों बिंदु P व N के मध्य एक बिंदु Q ले रहे हैं। इस Q बिंदु और P बिंदु के मध्य में यदि अपन देखें तो C1 और C2 संधारित्र है वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों की तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। जो तुल्य धारिता आएगी उसका एक संधारित्र अपन यहाँ मान के चलेंगे, फिर वो संधारित्र और ये संधारित्र C3 है, दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। सरल करने पर अपने को धारिता प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि C1 व C2 संधारित्र समांतर क्रम में हैं, अतः तुल्य धारिता C' इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यानी अपन ये जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन जब होता है तो तुल्य धारिता दोनों संधारित्रों की धारिताओं के योग के तुल्य होती है। यहाँ पर इन दोनों संधारित्रों की धारिताओं का मान रखते हैं, तो इन दोनों संधारित्रों की तुल्य धारिता CD इक्वल टू होगा 10 माइक्रोफेरड प्लस 20 माइक्रोफेरड, यानी टोटल कितना हो गया? CD इक्वल टू हो गया 30 माइक्रोफेरड। ये धारिता का एक संधारित्र अपने को इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर लगाना होगा, इसलिए अपन यहाँ क्या करते हैं, इसके एक तुल्य परिपथ बनाते हैं जो कि इस प्रकार से होगा। अब इस तुल्य परिपथ को अपन देखें तो अपन ने यहाँ इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर केवल तुल्य एक संधारित्र C' रख दिया, जिसकी धारिता का मान 30 माइक्रोफेरड है, तथा ये C3 संधारित्र है जो 30 माइक्रोफेरड का है। अब ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर इन दोनों की तुल्य धारिता यदि C हो तो श्रेणी क्रम संयोजन की सहायता से तुल्य धारिता 1/C इज इक्वल टू 1/C' प्लस 1/C3। यहाँ भी मान रख देते हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/C' का मान अपने पास है 30 माइक्रोफेरड, प्लस में C3 का मान भी है 1/30 माइक्रोफेरड। अब यहाँ अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम अपने पास आएगा 30 माइक्रो इसमें 30 माइक्रो इसमें, तो अपन यहाँ इसको क्या लिख देंगे 1 + 1 यानी 2/30 माइक्रो, या फिर ये 1/C का मान है तो C इज इक्वल टू कितना हो गया 30/2 माइक्रो, यानी 15 माइक्रोफेरड। ये धारिता का मान अपने को तुल्य धारिता के रूप में प्राप्त होगा। यानी बिंदु P व N के मध्य इस परिपथ की तुल्य धारिता कितनी है? 15 माइक्रोफेरड है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें चित्रानुसार अनंत श्रेणी का एक परिपथ दिया गया है, जिसमें C धारिता के अनेक संधारित्र जुड़े हुए हैं। अपने को यह कह रहा है कि बिंदु A व B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ भी अपन तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ अपन देखें कि ये एक अनंत श्रेणी है। अनंत श्रेणी में ये पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कौन से संधारित्र को अपन श्रेणी क्रम में लें और कौन से को समांतर क्रम में लें। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि इस अनंत श्रेणी की तुल्य धारिता का मान C1 है। तुल्य धारिता अपन C1 मान लेते हैं कि इसकी तुल्य धारिता C1 है। तो अब अपन दो बिंदु P व Q लेते हैं। इस बिंदु P और Q के बाईं ओर का जो भाग है उसको एक बार अपन छुपा लें, तो इस पूरे भाग को एक बार देखें और इस P व Q बिंदु के दाईं ओर के भाग को देखें, तो ये भी एक अनंत श्रेणी बनती है। इसलिए अपन ये मान लेंगे कि इस अनंत श्रेणी की धारिता भी कितनी है? C1 है।
क्योंकि अनंत श्रेणी में निश्चित नहीं है कि कितने संधारित्र है, इसलिए अपन इससे आगे के भाग को भी क्या मानेंगे, इससे पूरे भाग के समान ही मानेंगे। तो अपन क्या करते हैं, इस बिंदु P व Q के आगे का जो भाग है उसको हटा करके उसके स्थान पर केवल एक C1 तुल्य धारिता का संधारित्र संयोजित कर देते हैं, जिससे कि ये जो परिपथ है इसका तुल्य परिपथ अपने को इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। इस परिपथ में अपन देखें, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, इन दोनों बिंदुओं के आगे का जो भाग था उसकी धारिता कितनी है, C1 है। ये संधारित्र C धारिता का है और ये भी C धारिता का संधारित्र है। अब यहाँ अपन बिंदु A व B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। इसके लिए अपन देखें कि यहाँ के ये जो दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के आगे का ये जो भाग है, इस भाग में ये संधारित्र C और ये C1 ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ से अपन इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इन दोनों की तुल्य धारिता C डैश है, तो तुल्य धारिता 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C1। अब यहाँ अपन एलसीएम लेते हैं, 1/C डैश इज इक्वल टू आ गया C1 तो एलसीएम आ गया और यहाँ मान आ जाएगा C1 प्लस में C। अब इसकी सहायता से अपन C डैश का मान ज्ञात करें, तो C डैश इज इक्वल टू आ गया C1/C1 प्लस C। यानी इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य ये जो भाग है, ये जो भुजा आ रही है, इस भुजा में जो संधारित्र जुड़े हैं उनकी तुल्य धारिता ये होगी। तो इन दोनों संधारित्रों को हटा करके इनके स्थान पर केवल एक संधारित्र जोड़ सकते हैं जिसकी धारिता C डैश होगी। तो इसके समकक्ष या तुल्य परिपथ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ ये संधारित्र तो ऐसा कैसा ही है जिसकी धारिता C है और इन दोनों संधारित्रों की तुल्य धारिता अपन ने कितनी ली है, C डैश, तो ये C डैश हो गया। अब अपन ध्यान दें तो ये C और ये C डैश धारिता का संधारित्र है, दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, क्योंकि अब ये A व B बिंदु के मध्य तुल्य धारिता आ गई, जिसकी धारिता का मान कितना माना था अपन ने, टोटल C1, यानी इस पूरे भाग की धारिता अपन ने C1 मानी थी, तो ये C1 के तुल्य हो जाएगी। तो यहाँ अपन देखेंगे तुल्य धारिता C1 इज इक्वल टू C प्लस C डैश। अब यहाँ C डैश का मान ये रख देते हैं, C1 प्लस C। तो ये मान आ गया C1 इज इक्वल टू C प्लस में C1/C1 प्लस C। अब यहाँ अपन एलसीएम लेते हैं, तो ये मान आ गया अपने पास C1 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया C1 प्लस में C, और यहाँ इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ एक का भाग अपन इसमें देंगे तो C1 प्लस C आएगा और इसको अपन C से गुणा कर देते हैं तो C इंटू में आ गया C1 प्लस में C और प्लस में यहाँ ये मान आ जाएगा C1। अब इसको और सरल करते हैं तो ये C1 है, इसके साथ में C1 और ये C है, ये भी इधर आके गुणा हो जाएगा तो C1 इंटू में C1 प्लस में C इक्वल टू, अब इस कोष्टक को खोल दो तो ये मान हो गया C1 प्लस C और C का गुणा करके C² हो गया और प्लस में ये C1 हो गया। अब इस कोष्टक को अपन खोलेंगे तो C1 और C1 गुणा होकर के क्या हो गया C1² प्लस में ये C1 और C गुणा होकर के C1 इंटू C इक्वल टू में C1 प्लस में C² प्लस में ये C1 है, ये C1 है तो ये जुड़ इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये 2C1 हो जाएगा। अब इन पदों को भी अपन इधर लेके आ जाते हैं तो ये आ गया C1² प्लस C1C और ये पद है वो इधर आएंगे तो माइनस का 2C1 या इसको अपन C1C लिख सकते हैं। अब ये C² है ये भी इधर आएगा तो माइनस में C² इक्वल टू 0। अब यहाँ अपन देखें ये C1C प्लस का है और माइनस में 2C1C है, इनको सरल करेंगे तो अपने पास मान क्या प्राप्त आ जाएगा C1² ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस का 1 और माइनस का 2 तो इसका मतलब प्लस के 1 में से माइनस के 2 गए तो माइनस का C1C बच जाएगा और ये माइनस का C² है इक्वल टू 0। अब यहाँ अपन इस समीकरण को देखें तो ये एक द्विघात समीकरण बनती है जिसको अपन इस रूप में लिखते हैं A x² प्लस B
एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। यदि इस रूप में है तो यहां से अपन सीधे द्विचारी सूत्र की सहायता से एक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो द्विचारी सूत्र होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस सूत्र की सहायता से अपन इसको सरल करते हैं। देखिए यहाँ x के स्थान पर तो है c1, तो ये हो गया x के स्थान पर c1 लिखेंगे तो c1 स्क्वायर, और इसका गुणांक है वो 1 है, यानी a का मान तो 1 है। फिर x का गुण मान फिर से अपन देखें तो यहाँ c1 है, इसका गुणांक b है, तो b की जगह क्या है c है, और ये माइनस के साथ में, तो b का मान हो गया माइनस का c। फिर अपन देखें प्लस में c है, तो यहाँ पर प्लस c के स्थान पर क्या आ रहा है माइनस c स्क्वायर, तो c की जगह मान क्या होगा माइनस का c स्क्वायर। ये मान अपने इस सूत्र में रखते हैं, तो सरल करने पर अपने को प्राप्त होगा c1 इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या कह रहा है माइनस का b, तो ये तो माइनस, और b का मान अपने पास कितना था माइनस का c, तो ये माइनस का c प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस का c का स्क्वायर, फिर माइनस 4 a का मान अपने पास क्या है 1, और c का मान है अपने पास है माइनस का c स्क्वायर, तो ये माइनस का c स्क्वायर हो गया। फिर अपन देखें बटा में 2a है, तो 2 और a का मान 1 है। अब इसको सरल करते हैं, तो ये आ गया c1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया c प्लस माइनस अंडर रूट c स्क्वायर हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन ये मान आ गया बटा में 2। अब इसको थोड़ा सा और सरल करें तो ये हो गया c प्लस माइनस अंडर रूट ये 1c स्क्वायर प्लस में 4c स्क्वायर यानी 5c स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ इस c स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं तो मान क्या आएगा c, इस c को अपन बाहर ले लेंगे, तो c1 इज इक्वल टू आ जाएगा c प्लस माइनस में c अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब यहाँ से आप c कॉमन भी ले सकते हैं, तो c कॉमन लेने पर अपने पास ये मान बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ धारिता के दो मान प्राप्त होंगे, एक तो प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ अपन जब प्लस लेते हैं तो धारिता c1 इक्वल टू हो गया c इंटू में 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और जब अपन माइनस लेंगे तो फिर c1 का मान होगा c इंटू में 1 माइनस में अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब यहाँ अपन ध्यान दें तो ये बात तो हो गया 1 प्लस अंडर रूट 5 यानी प्लस में रहेगा, जबकि 1 माइनस अंडर रूट 5 ये अंडर रूट 5 है, इसका मतलब हो गया 2 पॉइंट में समथिंग मान आएगा, इसलिए ये मान ऋणात्मक हो गया। और संधारित्र की धारिता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये मान संभव नहीं है। तो इस परिपथ की बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता का मान कितना होगा c1 इक्वल टू c इंटू 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 होगा। ये धारिता का मान अपने को प्राप्त होगा। अब अगले टॉपिक के रूप में अपन पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में।